तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार अर्जुन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नॉवल के चैप्टर नंबर 309 में आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं लू फेंग वर्सेस लीडर ऑफ नेस्ट किंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि यहाँ पे लू फेंग फिर से अपने पावर्स को दिखाने वाला है। वो दिखाने वाला है कि क्यों, आखिरकार क्यों वो स्वैलो स्टार का मेन प्रोटैगनिस्ट है। जिसके साथ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि लू फेंग ने पिछली दफ़ा अपने बायोनिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शंस को एक्टिवेट कर लिया होता है, लेकिन अपने बायोनिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शंस को एक्टिवेट करने के बावजूद भी वो उस वुमेन के सिर्फ स्पिरिचुअल फिगर को ही डिटेक्ट कर पा रहा होता। वो ये नहीं पता लगा पा रहा होता कि आखिरकार ये सामने जो बंदी है वो है कौन, मतलब कि उसकी आइडेंटिटी के बारे में लू फेंग नहीं जान पा रहा होता है। वैसा है इसलिए क्योंकि इंसेक्टनेस की जो मास्टर होती है उसके ट्रू फॉर्म और स्पिरिचुअल क्लोन पूरी तरह से बहुत ही अलग होती हैं, चाहे अपीयरेंस की बात करें या फिर ऑरा की, जो काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। लेकिन चैंकिंग टावर मास्टर का जो हेड होता है ना, वो उसको पहचान जाता है और कहता है कि क्या ये तो इंसेक्ट नेस्ट की लॉर्ड आ चुकी है। और वो ऑलरेडी अपने डॉन टावर के फॉर्मेशन से उसके स्पिरिचुअल वुमेन्स के प्रेजेंस को महसूस कर लिया होता है। वो उसके यहाँ पे आने पे काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुका होता है, मतलब कि उसने इनकाउंटर किया था, उसने ये जाना था कि यार ये ऐसे नहीं आती है डायरेक्टली, लेकिन इस बार वो डायरेक्टली उसके डॉन टावर में ही आ गई थी, जिसको जानकर वो भी हैरान होता है। अब यहाँ पे उसने ऑलरेडी बहुत दफ़ा इंसेक्ट नेस्ट के लीडर के क्लोन को देख रखा था, इसलिए वो पहचान गया होता है। जिसके साथ हमें उसी स्पिरिचुअल वुमेन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही कोली अपने चैंकिंग टावर मास्टर से कहती है चैंकिंग, और आखिरकार तुम एक सिंपल गॉड एम्पर लू फेंग जो कि तुम्हारे डॉन टावर को ज्वाइन किया है, सिर्फ उसी की वजह से तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इग्नोर करने चले हो और तुमने अपने बिजनेस को इतना ऊपर तक एक्सपैंड करने की सोच रखी है। जिसको सुनकर चैंकिंग टावर मास्टर कहता है कि देखो, मैंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं किया है, वो भी जानबूझकर। आखिरकार मैं ऐसा क्यों ही करूँगा, ये तो कंपटीशन है और ऐसा कंपटीशन में होना नॉर्मल है। मेरे प्राइसेस तुम्हारे एलिक्सर जो कि सेम एलिक्सर से उससे काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं और बेटर क्वालिटी के भी होते हैं। मैं तो बस अपने सप्लाई को सिंपली कंटिन्यू कर रहा हूँ। नेचुरली यूनिवर्सिटी के लोग मेरे ही जितने भी पैसे उन सबको खरीदना प्रेफर करते, तो इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। जिसको सुनकर वो वुमेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जिसके साथ वो कहती है कि आखिरकार फिर भी तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम्हारे पास इतनी काबिलियत है, इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे साथ कॉम्पिटिट कर सकते हो। मतलब ये खुलेआम उसको धमकी दे रही होती है। अब ये धमकी सुनकर अपने चैंकिंग टावर मास्टर के दिल के ऊपर से कपकपी छूटने लगती है। वो भी बंदा डर चुका होता है। जिसके साथ स्पिरिचुअल वुमेन वहां पे कहती है कि लगता है कि इस बार मैं तुम्हें काफी ज्यादा छूट दे रही हूँ, इसी वजह से तुम ये सभी चीजें कर रहे हो। और लगता है कि लोगों को बार बार टाइम पे रिमाइंड करना पड़ता है कि आखिरकार तुम किसके साथ डील कर रहे हो। इसके साथ यहाँ पे वो चैंकिंग टावर मास्टर कहते हैं कि लॉर्ड ऑफ द इंसेक्टनेस, हम दोनों प्रैक्टिशनर्स हैं जो कि ओरिजिन वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, हम दोनों के पास क्लोन्स मौजूद है, तो आखिरकार तुम मुझे ऐसे बुली कैसे कर सकती हो। इसको सुनकर वही स्पिरिचुअल वुमेन वहां पे उसे मॉक करते, मतलब उसको चिढ़ाते हुए कहते हैं कि देखो, मेरे पास जितनी दफ़ा टाइम मिलेगी ना, मैं उतना दफ़ा तुम्हें वहाँ पे बुली करूँगी। आखिरकार तुम कर भी क्या सकते हो, तुम्हारे में इतनी पावर्स है कि तुम मुझे बुली करने से रोक सको। अब जैसा कि आप लोग किसी स्कूल और कॉलेज में जाते हो तो किसी बच्चे के पास पावर्स है, तो वो वहाँ पे टीचर के डांट खाने के बावजूद भी उस सामने वाले बच्चे को बुली करेगा ही, और वो सामने वाला बच्चा भी इतना सारा बेवकूफ़ होता है कि वो टीचर के साथ जाकर कंप्लेन करेगा ही नहीं, क्योंकि यार उसे डर होता है। और यहाँ पर सेम टू सेम अपने चैंकिंग टावर मास्टर के मन में भी डर होता है, लेकिन वो तो लू फेंग की वजह से उसने ऐसे कदम उठाए होते हैं। इसके साथ यहाँ पे वो औरत उसे धमकी देते हुए कहती है कि तुम कर भी क्या सकते हो, तुम्हारी हिम्मत ही कहाँ है। इसके साथ उसकी नज़र लू फेंग पर जाती है और वो लू फेंग को भी धमकी देकर कहती कि तो तुम वही हो गॉड एम्पर लू फेंग, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। जिसके साथ वो अपने लू फेंग की तरफ देखकर कहती है कि बहुत ध्यान से सोचो, अगर तुम हम दोनों के बीच में अंत तक तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो लू फेंग की तरफ घूरे जा रही होती, मतलब देख रहे हो लू फेंग को अभी ये आकर धमकी दे रही है, मतलब आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या होने वाला है। जिसके साथ लू फेंग भी उसकी तरफ पूरी निगाहों में देखने लगता, बंदे को प्यार हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं कुछ होता है, मतलब कि वो भी उसकी तरफ देखने लगता कि तेरे पास इतनी औकात कहाँ से आई कि तुम मुझे धमकी देने पे आ चलिए। इसके साथ
वहाँ पे लूफिंग क्या था कि देखो मैंने सिंपली चैंकिंग टावर मास्टर के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है, और जबकि मैं डान टावर का एक डिप्टी मास्टर हूँ तो मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशंस नहीं है कि मैं इंसेक्ट नेस्ट के साथ अपनी एक दुश्मनी बनाकर रखूँ। लेकिन मैं डान टावर का एक डिप्टी मास्टर हूँ तो मुझे किसी भी हालत में अपने डान टावर को प्रोटेक्ट करना ही होगा। इसको सुनकर स्पिरिचुअल वुमन कहती है कि ओह तो मैं समझ गए, मतलब वो चुपचाप समझ गई कि लूफिंग क्या कहना चाहता है। अगर वो उसके बीच में आई तो लूफिंग उसे नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उस लेडी को जिसकी आंखें पूरी की पूरी काली हो जाती है, उसकी आवाज भी कह सकते हो किसी भूतनी की तरह हो जाती है और डरावनी होती है, और कहती है कि चलो मैं देखती हूँ कि क्या तुम्हारे में इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम मेरे सामने इतने ज्यादा एरोगेंट बन गए हो या फिर नहीं, बनने के लायक हो या फिर नहीं। जिसके साथ वहां पर चैंकिंग टावर मास्टर भी लूफिंग को वार्निंग देते हुए कहता कि ब्रदर लूफिंग तुम्हें केयरफुल होना चाहिए। ये भले ही इसके सिर्फ एक स्पिरिचुअल क्लोन मौजूद है, लेकिन इसके स्पिरिचुअल क्लोन भी अपने आप के किसी के माइंड के मेंटल को पॉल्यूट करने में सक्षम है। मतलब ये बंदे इतने पावरफुल होती है कि ये किसी भी बंदे के सोल को पॉल्यूट कर सकते हैं, उसके माइंड को पॉल्यूट कर सकती है। जैसे कि आपने यानफेंग किंग हॉल मास्टर को देखा, उसकी भी माइंड पॉल्यूट हो चुकी होती है, और ये बंदी भी ऐसा ही पावर्स को पोजेस करती है। अब लूफिंग भी ज्यादा घबराता नहीं है, वो बिल्कुल चुपचाप रहता है। और यहाँ पे लूफिंग कहता है कि मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने इस पोजीशन को एक्सेप्ट किया था, तो मैंने ऑलरेडी लॉर्ड ऑफ इंसेक्ट नेस्ट के बारे में हर एक चीज पता लगा रखा था और मैं उससे निपटने को भी तैयार था। और उसकी एबिलिटीज यिनलान सिटी में कोई सीक्रेट नहीं बनी हुई थी। लूफिंग ऑलरेडी उसके इस सीक्रेट के बारे में जान रखा होता है। हमें बताया जाता है कि जो लॉर्ड ऑफ इंसेक्ट नेस्ट है उसने भी अपने को एक मेंटल पॉल्यूशन से कह सकते कि उसकी भी एक समय पे ऐसा टाइम आता कि उसकी खुद की मेंटल विल पावर्स वो भी सोल से पॉल्यूट हो चुकी थी, मतलब वो भी पॉल्यूटेड हो चुकी होती है, मतलब कि कह सकते कि वो भी मरने की कगार पे होता है। लेकिन हमें बताया जाता है कि उसने अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को लेट स्टेज गॉड एम्पर स्टेज तक पहुंचाया, उस लेवल तक ले गया, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अंदर के सोल के पॉल्यूशंस को हटाने में नाकामयाब रह पाई। मतलब कि उसके पास भी इतनी पावर्स नहीं थी कि वो अपने भी सोल को हटा सके पॉल्यूशन होने से। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि अपने इस पॉल्यूशन को हटाने के लिए उसने काउंटर अटैक करना स्टार्ट किया। उसने अपने ब्लड लाइन कल्टिवेशंस को ही स्विच कर दिया। उसने जितने भी एक्यूमुलेटेड रिसोर्सेज से जितने भी उसने धनराशि कमाए थे उन सभी को डार्क होली रेलम में लगा दिया, ताकि वहां से उसे एक हाई लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन मिल सके, और उसे मिला भी, जिसका नाम होता है इटर्नल सिकाडा टॉम ब्लड लाइन। अब सिकाडा टॉम ब्लड लाइन ये एक अलग तरह का ही स्पेशल ब्लड लाइन होता है। इस ब्लड लाइन से कोई भी बंदा अपने मेंटल पॉल्यूशंस को हटा सकता है। और यहाँ पे बताया जाता है कि जब उसे ये इटर्नल सिकाडा टॉम ब्लड लाइन मिला ना, तो उसने अपने सोल पॉल्यूशंस को ही अपने खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। मतलब कि वहां पर क्या हुआ ना कि पहले सोल पॉल्यूशन से आप लोग जानते हैं कि स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाती है, वो मरने लगता है धीरे धीरे, लेकिन इसने पलट वार किया। उसने अपने सोल पॉल्यूशन को ही हथियार बना लिया, उसी का यूज करके उसने अपने पावर्स के साथ मर्ज कर लिया। हमें बताया जाता है कि उसने अपने पॉल्यूशंस को ही सीखना शुरू किया, उसको ही एक एक्सपोनेंशियल टेरिफाइंग लेवल तक ले जाना शुरू कर दिया। और ऐसा कहा जाता है लेजेंड के द्वारा कि अगर उसने अपने स्पिरिचुअल विल पावर्स को इतना कैपेबल बनाया कि वो इस केजुअल को ब्रेक थ्रू कर पाया और अपने पॉल्यूशंस के पावर को पूरी तरह से हार्नेस कर पाया, तो उसने अपनी पावर्स को, ट्रू पावर को जो कि इटर्नल सिगारा टॉम है, उसे एक हायर लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म से भी ज्यादा पावर्स तक पोजेस कर पाएगी, उससे भी ऊपर वाले लेवल्स तक वो ले जा पाएगी। मतलब कहने का यहाँ साफ मतलब है कि उसने अपने आप सोल पॉल्यूशंस के चेंज करके उसी कल्टीवेशंस को इस्तेमाल करके अपने सोल पॉल्यूशन को ही एक हथियार के रूप में बना लिया, और यहाँ पे वो वीक होने के बजाय स्ट्रॉन्ग होना शुरू गई। और यहाँ लेजेंड ऐसा कहा था कि मान लो कि अगर उसने इस इटर्नल सिगारा टॉम ब्लड लाइन के फाइनल लेवल तक ले गई ना, और उससे अपने आप को केजुअल से ब्रेक थ्रू करवाया ना, तो वो बहुत ही पावरफुल बन जाएगी, किसी हायर लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म से भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। लेकिन इसमें काफी ज्यादा खामियां होती हैं, जो कि अभी आपको इसी एपिसोड्स में पता चल जाएगी। वैसे ही तो ना कोई भी बंदा इतनी आसानी से किसी चीज को कंट्रोल कर पाता है। इसके साथ लूफिंग खुद से भी कहा था कि इस समय उसने सिर्फ अपनी एक स्पिरिचुअल क्लोन्स को भेजा है। मतलब ये हुआ कि जो भी वो अटैक करेगी वो सिंपली उसके स्पिरिचुअल टेक्निक से ही रिलेटेड होगी, और वो कोई ऐसे वैसे अटैक तो कर नहीं सकती है। और वहां पे हमें ये बताया जाता है कि उसने इसको चूज तो किया था जो कि उसके पॉल्यूशंस को चेंज कर दिया था। यहाँ पे हमें बताया
जाता है कि उसने ऐसा किया, लेकिन इसके सक्सेस रेट भी काफी ज्यादा कम थे, वरना अपने हॉल मास्टर भी 3 पैलेस मास्टर से वो वाले बंदे भी तो इस चीज का यूज कर सकते थे यार, लेकिन वो भी नहीं कर पाए क्योंकि यार इसको सीखना भी उतना भी आसान नहीं होता। पता नहीं लेडीज के पास क्या ही पावर होती है जो कि इस चीज को सीख लिया होता है। इसके साथ ऐसे ही और सारी चीजें बताई जाने लगती है। अब ये भी चीज बताया जाता है कि अगर आपने इसको कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन ये आप पे बैकफायर भी कर सकती है। मतलब यार आपने इसको कंट्रोल कर दिया और किसी दिन अगर ये अनकंट्रोलेबल हो गई ना, तो यार खलास, वहां पे आपको फिर से इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, और फिर से कंट्रोल करने बैठे ना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। आप इस प्रोसेस में मर सकते हैं, आपकी पावर्स काफी ज्यादा वीक हो सकती है, और यही इसका एक मेजर ड्रॉबैक होता है जो कि आपको रोकती है। अब यहाँ पे हमें यहाँ दिखाया जाता है कि इसी वजह से कई सारे एल्डर्स भी, यहाँ तक कि कई सारे ऐसे बंदे जो कि अपने पावर्स को सेमी ह्यूमन लेवल्स तक विल पावर्स को ले गए होते हैं, उनकी माइंड इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो अपने नेक्स्ट के एल्डर से, इसी लेडी से डरा करते थे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर था कि यार ये अगर अपने सोल पॉल्यूशन से हम पे अटैक कर दे और हमारा माइंड थोड़ा सा भी पॉल्यूट हो गया ना, तो हमारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा गिर जाएगी। और इसीलिए जितने भी सेमी ह्यूमन के एक्सपर्ट्स है वो उससे दूर ही रहा करते हैं। अगर वहां पर उसको रोक भी क्यों ना ले, लेकिन उसको सोल पॉल्यूशन को हटाने में ही उन्हें एक बहुत बड़ी प्राइस को पे करना पड़ सकता है, जो कि काफी ज्यादा होती है। लेकिन लू फेंग क्या था कि चाहे कुछ भी हो, उसकी विल पावर्स कितनी ही टेरिफाइंग क्यों ना हो, वो मुझे पॉल्यूट क्यों नहीं कर सकती है। लू फेंग को यहाँ पे कुछ घंटा डर नहीं लग रहा था। मतलब देख रहे हो वो सारे बंदे जिनके विल पावर सेमी ह्यूमन लेवल्स तक जा चुकी है, वो भी इस बंदे से डरा करते हैं, लेकिन लू फेंग अभी बिल्कुल नहीं डर रहा। क्योंकि आपको पता है क्यों, क्योंकि लू फेंग की विल पावर्स ऑलरेडी परफेक्शन स्टेज पे जा चुके हैं। लू फेंग के पास स्टार टावर है, लू फेंग के पास ली वन टेक्निक है जो कि खुद अपने युवान ने छोड़ी है। तो समझ सकते हो लू फेंग के पास विल पावर से डरने की कोई बात ही नहीं बनती है। इसके साथ हमें यह भी बताया जाता है कि लू फेंग के पास वही नहीं बल्कि उसके पास इमॉर्टल हार्ट भी थी, जो कि मेंटल पॉल्यूशन से उसको रेसिस्टेंट प्राप्त करवाती थी। और साथ में तो लू फेंग के पास ली वन टेक्निक भी थी, जो कि सीनियर युवा ने ही छोड़ रखा है। उसकी टेक्निक तो यार कमाल की ही होती है। तो लू फेंग खुद में ही कहता कि आखिरकार मुझे डरना ही क्यों चाहिए। जिसके साथ वो स्पिरिचुअल वुमेन्स अपने आप को पूरी तरह से बदल कर लू फेंग के नजदीक ले आती, मतलब उसने अपने अटैक को चल दिया होता है। और वो क्या था ना कि लेडी आके अपने लड़के को वहां पे रिझाने की कोशिश करने लगते, उसके बदन से चाहता लिपट कर उसको बहकाने की कोशिश करने लगते। सेम टू सेम यहाँ पे वही नजारा हो रहा होता है। उसकी जो माइंड की पावर होती है, माइंड की, वो इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि लू फेंग को पता ही नहीं चला होता कि कब आ गई होती है। लू फेंग वहीं पे होता है, उसको वो ट्विस्ट करने की कोशिश करने लगती है और लू फेंग की पूरी दुनिया को ही वहां पे गायब कर देती है। मतलब कि वहां पर अपने वो पावर्स को दिखा रही होती है। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग को वहां पे इंसेक्ट नेस्ट का मास्टर दिखता है। वहां पर उसकी इल्यूजनरी फॉर्म दिखना शुरू हो जाती है, जो कि उसके सामने ही खड़े होते हैं। जिसके साथ हमें यह भी बताया जाता है कि उस स्पेक्ट्रल इंसेक्ट नेस्ट के अंदर काउंटलेस कॉन्शियसनेस मौजूद होती है। अब देखो इस बंदी को ऐसे ही नहीं इंसेक्ट नेस्ट मास्टर कहा जाता है, आपको पता चलेगा कि आखिर यहाँ पे उसे इंसेक्ट नेस्ट मास्टर, नेस्ट मतलब आप लोग जानते हो घोंसला, तो आखिरकार इसको यही नाम क्यों दिया गया, तो यहाँ पे आपको पता चलने वाला है। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि उसका अपना एक स्पेक्ट्रल इंसेक्ट नेस्ट होता है, जिसके अंदर एक दो नहीं मतलब काउंटलेस कॉन्शियसनेस कैद होती है। आपने वो देखा होगा कैसे कोई बंदा पाप करता तो उसे हेल के अंदर भेजकर उसे पूरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। सेम टू सेम सीन इन सब के साथ ही हो रहा होता है। इन सबको भी कैद कर लिया गया होता है, इनके सोल को काउंटलेस बैंक के सोल्स को वहां पे रखा गया होता है, सबको टॉर्चर किया जा रहा होता है। और ये कोई इल्यूजन नहीं था, बल्कि ये काफी जाती और उन सबकी चीखें लू फेंग को सुनाई दे रही होती है। अगर आपने थ्रोन ऑफ सील्स का लेटेस्ट एपिसोड देखा हो जहां पे अपना मेन कैरेक्टर अपने स्वॉर्ड को बनाता है, तो कैसे वहां पे काउंटलेस सोल्स वहां पे मौजूद थी जो कि चीख रही थी, चिल्ला रही थी दर्द में। सेम टू सेम सीन ऐसा ही होता है लू फेंग के सामने। वहां पर तो कुछ ही सोल्स मौजूद, तो यहाँ पर कैसे तो काउंटलेस बिलियंस ट्रिलियंस से भी ज्यादा काउंटलेस सोल्स वहां पे मौजूद होती है। अब इन सब का भार लू फेंग पे आ रहा था। ये कोई इल्यूजन नहीं था, बल्कि लू फेंग की माइंड भी करोड़ होना शुरू हो जाती है। जिसके साथ लू फेंग भी हैरान हो जाता है कि आखिरकार इस बंदी ने कितने ज्यादा प्रैक्टिशनर्स को मार डाला है। यहाँ पर वो प्रैक्टिशनर्स को मारती ही नहीं थी, बल्कि उनके सोल्स को डिवॉवर कर देती थी और उस सबको अपना पार्ट्स बना लेती थी। अब ये सिर्फ जानकर लू फेंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि हम जानते हैं लू फेंग कितना ज्यादा गुस्सा होता है जब उसके सामने इतने सारे बंदों को
मार दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे लूफिंग भी रेसिस्ट नहीं कर पाता, लूफिंग को भी पॉल्यूट होना शुरू करता है। वो भी वहाँ पे इंसेक्ट नेस्ट मास्टर के हॉरिफाइंग नेचर को समझ जाता है। उसे पता था कि यार ये मेरली उन सबको मारती नहीं थी बल्कि एब्जॉर्ब कर लेती थी और अपने इसी इंसेक्ट नेस्ट का एक परमानेंट मेंबर बनाकर रख लेती थी, और इसी कारण इसका नाम इंसेक्ट नेस्ट मास्टर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सोल्स को वो अपने नेस्ट के अंदर छुपा कर रखती थी और इन सबकी कॉन्शियसनेस को इटर्नल में रखती थी। मतलब वो कभी भी मर ही नहीं सकते हैं जब तक कि उन्हें आजाद न कर दिया जाए। जिसके साथ वहां पे ऐसे ही लूफिंग उन सब बिलियंस ऑफ क्रिएचर्स को देखने लगता है। अब यहाँ पे लूफिंग गुस्से में क्या था कि आखिरकार ये कैसे कर सकता है, जिसके साथ इंसेक्ट लॉर्ड वहां पे अपने लूफिंग से कहती मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिरकार तुम कितने मेरे पॉल्यूशंस को बियर कर सकते हो, आखिरकार मैं ही अकेले इन सारे सोल्स को क्यों ही संभालूं, तुम्हें भी तो इसके दर्द को समझना होगा ना। जिसके साथ वहां पे वो हंसने लगती है और कहती है कि चलो अब चलो तुम भी इन सब का पार्ट बन जाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिरकार तुम मेरे पार्ट बनते हो तो मेरी पावर्स कितना ज्यादा बढ़ते हो। जोर जोर से हंसने लगती है और लूफिंग से कहती कि लूफिंग मैंने इन पॉल्यूशंस को एंडलेस नाइटमेयर में एंड्योर किया है और तुम्हें इन्हें एक्सपीरियंस करना चाहिए। अब देखो ऐसा नहीं था कि इंसेक्ट नेस्ट की जो क्वीन थी वहां पर उसने इन सबको नहीं सहा होता है, वो हर एक पल उन सबके कॉन्शियसनेस के उन सबके सोल्स को सह रही होती, उन सबके प्रेरणाओं को सह रही होती है और वहां पर वो लूफिंग को भी सहाना चाहती है। उसे लगता है कि लूफिंग की विल पावर कमजोर होगी और वो इससे बिल्कुल ही टूटकर बिखर जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि आखिरकार क्या होने वाला है। अब इन्हीं सब की वजह से जितने भी एल्डर्स होते हैं ना वो अपने इस क्वीन से काफी ज्यादा डरा करते थे। उन्हें पता था कि एक बार अगर ये पॉल्यूशन छा जाए ना तो हम लोग बचने वाले नहीं है, हम सबका बहुत ही पावर मेजर लॉस होने वाला है। जिसके साथ यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये सभी चीजें होने लगती है। उसे लगता है कि उसने लूफिंग को अपने कंट्रोल में कर दिया, उसके माइंड को पॉल्यूट करना शुरू कर दिया। लेकिन उसी वक्त दिखाया जाता है कि इंसेक्ट लॉर्ड पूरी तरह से घबराने लगती है क्योंकि वहां पे कुछ अजीब ही होने लगता है। उसने अपने साइड ट्रिक को लगा दिया होता है, उसने अपने हर एक ट्रिक को लगा दिया होता है, लूफिंग के वीकनेसेस को ढूंढने की कोशिश की होती है। लूफिंग के अंदर जो भी एक माइंड की विल पावर्स होती है ना, समझ लो कि एक गोलाकार में बंद है उसकी माइंड की विल पावर्स, वो उसके अंदर जाकर उसके माइंड को पॉल्यूट करना चाहती थी लेकिन वो उसको भेद ही नहीं पा रही थी। उसके बॉल्स के अंदर कोई भी एक क्रैक तक नहीं ढूंढ पा रही होती है और वहां पर उसके डिफेंसेस को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन बंदी से कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी काम नहीं करता। वो हर एक ट्रिक को अटेम्प्ट कर लेती है लेकिन कितनी भी कोशिश कर ले वो वहां पे एक खरोच तक नहीं डाल पा रही होती है। जिसके साथ उल्टा लूफिंग उससे गुस्से में क्या था कि लॉर्ड ऑफ इंसेक्टनेस भले ही तुमने अपने इस विल पावर्स को इतना स्ट्रांग बना लिया है लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी कल्टीवेशंस पे फोकस करना चाहिए। और गुस्से में कहा था कि तुमने बिलियंस ऑफ प्रैक्टिशनर्स को मार डाला है, उन सबके इटर्नल प्रिजन्स में बना रखे हैं ताकि खुद को तुम अपने आप को पावरफुल बना सको और तुम्हारे जैसे गंदी कीले की नाली को बहुत ही पहले मर जाना चाहिए था। जहां पे लूफिंग की किलिंग इंटेंट जानते हो कितनी ज्यादा बढ़ जाती, मतलब कि लूफिंग को इन सब से कितना ही ज्यादा नफरत होता है। लूफिंग पूरे अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करने लगता है। लूफिंग को बस अभी एक चीज का रिग्रेट हो रहा था कि लूफिंग अभी उतना स्ट्रांग नहीं है। इंसेक्ट नेस्ट लॉर्ड भी ओरिजिन वर्ल्ड से बिलोंग करते, उसके भी मल्टीपल क्लोन्स थे और उसको पूरी तरह से कंप्लीटली मार पाना ये किसी के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम सब तक कि आप इतना ज्यादा पावरफुल ना हो कि उसके ओरिजिन वर्ल्ड ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर जो प्रोटेक्शंस लगी है उन सबको तोड़कर भी आप उसको मार न दो। मतलब मेनली जैसे यान जुआन हॉल मास्टर उसके सोल को पॉल्यूट किया गया ना, वैसे यहाँ पे लूफिंग को करना पड़ता कि उसके ओरिजिन वर्ल्ड के प्रोटेक्शन को तोड़ के उसके विल पावर को डिस्ट्रॉय करके सीधे सीधे उसके पूरे मेन कॉन्शियसनेस को ही डिस्ट्रॉय कर दो, जो कि अभी लूफिंग नहीं कर सकता फिलहाल में। जब तक कि लूफिंग अभी इस जगह का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेग ना बन जाए तब तक यार मुझे नहीं लगता कि लूफिंग इतना कैपेबल हो जाएगा कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के रेस्ट्रिक्शंस को तोड़कर वहां पे लूफिंग उन सबको मार सकेगा। जिसके साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये सभी चीजें हो रही होती है। लूफिंग को तो यही एक रिग्रेट था कि अभी वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। जिसके साथ हमें यहाँ पे उसी क्वीन को दिखाया जाता है जो गुस्से में क्या थी कि तो आखिरकार तुमने इसी वजह से चैंकिंग टावर मास्टर की मदद की और तुमने इतनी हिम्मत दिखाई, तुम्हारे पास सच में एक रास्ता है कि तुम सोल पॉल्यूशन को रेसिस्ट कर सकते हो। और इंसेक्ट लॉर्ड वो भी थोड़ी बहुत परेशान होने लगती है। जिसके साथ वो कहते कि इस वक्त मैंने सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल क्लोन्स को तुम्हें वार्न करने को भेजा था लेकिन अगली बार मैं खुद
आऊंगी अपने रियल बॉडी को लेकर। और यहाँ पे उसे रियलाइज हो गया था कि वो लूफेंग को छू भी नहीं सकती, इसलिए वो वहां पे निकलने की कोशिश करने लगती है। लेकिन 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 हलवा थोड़े ना है जो कि आए और आप खाकर चले गए, आप हमारे घर आए तो हम ना आपको खिलाएंगे, यही लूफेंग कहना चाहता था। वहां पे लूफेंग गुस्से में क्या था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे वार्निंग को देकर ऐसे ही निकल जाओगी। और वहां पे लूफेंग उसे क्या था यूज कम, और इसी के साथ लूफेंग अपने ली वन टेक्निक को परफॉर्म करता। लूफेंग जरा सा भी हेसिटेट नहीं करता है और बताया जाता है कि लूफेंग की मेंटल विल पावर ऑलरेडी परफेक्शन गॉड एम्पर लेवल तक पहुंच चुकी होती है। और रिसेंटली लूफेंग ने ह्यूमन ब्लड लाइन को भी कंप्रीहेंड किया था, जिसकी वजह से उसकी मेंटल विल पावर्स ऑलरेडी हायर लेवल तक पहुंच चुकी थी और वो काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी थी और वो ऑलरेडी अल्टीमेट बैरियर के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुकी थी, मतलब उसको टच कर चुकी थी। मतलब जैसा कि आप ओरिजिन कॉन्टिनेंट में देखें तो वहां पे लूफेंग अपने पावर्स को ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बैरियर तक को टच कर दिया था, उससे आगे जा ही नहीं सकता। वैसे ही लूफेंग अपने माइंड विल पावर्स को उस केजुअल के बैरियर को टच कर दिया था, उससे आगे अब जा ही नहीं सकती जब तक कि वो ब्रेक थ्रू ना कर दे। मतलब आप समझ सकते हो कि लूफेंग की विल पावर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक आ चुकी होती है। इसके साथ यहाँ पे लूफेंग ने ऑलरेडी अपने सीनियर युवान के मेंटल विल्स के एब्सोल्यूट पीक तक पहुंचा रखा था, जो कि असल में एल्डर्स भी नहीं पहुंचा पाते, यहां तक कि सेमी ह्यूमन लेवल वाले बीइंग्स भी इसको नहीं पा पाते। तो समझ सकते हो कि लूफेंग की विल पावर्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक हो चुकी होती है और बहुत ही कम ऐसे बंदे होते हैं जो कि अपने सीनियर युवान के द्वारा छोड़े गए इन सीक्रेट टेक्निक्स को अपना पाते हैं। मतलब यहाँ पे एक चीज समझ लो कि सिर्फ लूफेंग ही ऐसा नहीं जो कि अकेला इस ली युआन टेक्निक को जानता होगा, ऐसे और भी बंदे हो सकते हैं जो कि इस ली युआन टेक्निक को जानते होंगे। लूफेंग एक अकेला बंदा नहीं है इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में हमें ऐसा और भी बंदे को दिखाया जाए जो कि सेम टू सेम ली वन टेक्निक को जानते होंगे या फिर इससे भी ज्यादा पावरफुल विल पावर्स की पावर टेक्निक को जानते होंगे। अभी तो हमें बताया नहीं गया क्योंकि यहाँ पे अभी ली वन ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बताया जाता है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों? क्योंकि जनरेशंस के अंदर दो एंशिएंट नेचर के एंसेस्टर भी वो भी इस टेक्निक को नहीं ढूंढ पाए, भले ही उनके पास जो कंडीशंस थी वो मैच नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी वो इस टेक्निक को पाना चाहते थे जो कि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी। जिसके साथ हमें ये भी बताया जाता है कि लूफेंग ने ली वन टेक्निक को एजेस से मतलब परसों मतलब जानती हो लूफेंग बचपन से ही इसको पढ़ता आ रहा होता है और रिसेंटली उसने ह्यूमन ब्लड लाइन के इनसाइट से अपने की को ढूंढा था कि कैसे उसे केजुअल को ब्रेक थ्रू करना है और इससे उसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी और उसने अपने अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशंस को एक भी मिस्टीरियस के अंदर डाल रखा होता है। इसके साथ लूफेंग ने ली वन टेक्निक की एक न्यू प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग को समझ रखा होता है, वो इसकी पावर्स को और भी बढ़ा रखा था। इसके साथ लूफेंग इसी टेक्निक को परफॉर्म करके कहता है डिस्ट्रॉय, और इस वक्त तक लूफेंग की जो माइंड एंड विल पावर्स थी वो अपने पीक तक जा चुकी होती है और वहां पे वो अपने ली वन टेक्निक को भी अनलीज करता। सडनली वहां पे टीनी स्लोली रोटेटिंग स्टार इंसेक्ट लॉर्ड के विजन में अपीयर होना शुरू हो जाती। मतलब आपने इस सीन को ऑलरेडी पहले देख रखा हो जहां पे लूफेंग अपने इसी टेक्निक को यूज करता है तो एक रोलिंग स्टार आकर सामने वाले की विल पावर्स को क्रश करने की कोशिश करने लगती है। अब ये स्टार काफी ज्यादा छोटा था और ऐसा लग रहा था कि ये उसको हार्म कर ही नहीं सकती है, लेकिन इसके अंदर हम जानते हैं कि कितनी पावर्स होती है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इंसेक्ट लेडी को लगता है कि यार ये मुझे क्या ही हार्म कर पाएगी, लेकिन बूम वहां पे एक अनफैथमेबल पावर आती है। यहाँ पे उसे नहीं लगता उस इंसेक्ट लॉर्ड को कि यार ये मैं कुछ बिगाड़ भी सकती है, लेकिन उसे एक चीज पता चल जाता है कि ये एक मेंटल सीक्रेट टेक्निक है। वो पूरी तरह से वहां पे ऐसे ही खड़ी होती है, एक घंटा उसको लगता है कि कुछ होगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लूफेंग ने जैसे ही अटैक किया था बूम हुआ होता है। एक मोमेंट में टीनी स्टार स्टक होता है और इसकी मेंटल विल पावर पूरी तरह से हिल जाती है और वहां पे बहुत ही पावरफुल टेरिफाइंग एक्सप्लोजन होना शुरू हो जाती है और ये काफी ज्यादा भयंकर होती है। यहाँ तक इतना कि इंसेक्टनेस की जो विल पावर्स होती है वो उसको विथ स्टैंड कर ही नहीं पा रही होती और वो उसके हर एक विल पावर्स को डिस्ट्रॉय करना, उसको टीयर पियर्सिंग क्रॉसिंग हर एक चीज करना स्टार्ट कर देती। मतलब कि कह सकते हैं कि वो कांच की तरह टूटने लगी होती जिसको देखकर यह बंदी की फट सी जाती है और कहती कि आखिरकार ये मुमकिन कैसा है। ये पहली दफा था जब इंसेक्ट नेशन मास्टर की आवाज में हमें डर दिखाया जाता है। ये रोलिंग स्टार्स तो काफी ज्यादा छोटी थी, ऑर्डिनरी लग रही थी, लेकिन ये अनस्टेकेबल थी, वहां पर वो कुछ इसका घंटा नहीं उखाड़ सकती।
और वहाँ पे वो कहती है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आखिरकार उसके ब्लड लाइन ऑरा को कैसे चेंज कर सकती है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पे वो इस बात से हैरान था कि आखिरकार ये मुझे टक्कर, मुझे हार्म कैसे कर पा रही है। उसके दिमाग में एक ही चीज आता कि क्या इसने सीनियर युवान और दूसरे के छोड़े हुए सीक्रेट टेक्निक को ऑब्टेन कर रखा है। और उसकी ये रियलाइजेशन उसे हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि टर्नर सिगाला टॉम उसने कितनी मेहनत से पाई, और जब तक ये किसी स्पेशल सीक्रेट टेक्निक ना हो तब तक उसे हार्म नहीं किया जा सकता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी स्पेक्टर इंसेक्ट नेस्ट, जिसमें कि बिलियंस ऑफ सोल्स फ्यूज हो, वो कोलैप्स होना शुरू हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि इसकी जो सिकारा वाली पावर से ब्लड लाइन है, उसमें यही एक खामियां है कि अगर आपकी जो नेस्ट है जिसमें कि वो सारे सोल्स बसे हुए हैं, अगर वो टूटना शुरू हो गई, वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो आपकी खुद की माइंड फिर से पॉल्यूट होना शुरू हो जाएगी और आपकी पावर्स काफी घट जाएगी और आपको फिर से स्टेबल करना हुआ नहीं कर पाए तो टाटा बाय बाय, आपकी पावर्स ऐसे ही खत्म होकर आप फिर से मारी ही जा सकते हैं। जहाँ पर उसे एक चीज पता चल जाता है कि यार उसकी जो इंसेक्ट नेस्ट है वो कोलैप्स होना शुरू हो गई है, उसके बिलियंस ऑफ फ्यूसल वो भी क्रॉस होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर कह सकते हो ना कि वो सोल्स इतने ज्यादा पीस चुके थे, इतने ज्यादा डर में थे, इतने ज्यादा कह सकते कि उन्हें उतना पीड़ित किया गया कि वो यहाँ पे क्रश होने के बावजूद भी वो सोल्स मुस्कुरा रहे थे कि फाइनली हम यहाँ से आजाद हो रहे। लू फेंग की इस ली वन टेक्निक की वजह से वो सारे सोल्स होते हैं वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय होकर अपने आप को आजाद फाइनली कर पा रहे थे। पूरे के पूरे तो नहीं होते, लेकिन जितने भी हो रहे होते वो खुद को आजाद कर रहे होते हैं। इसके साथ वहाँ का इंसेक्टनेस जो कि एक कंप्लीटली परफेक्ट स्टेबल था, वो भी एक कंप्लीट केओस में चला जाता है। वहां पर उसकी मेंटल पॉल्यूशन फिर से एक बरसक मोड में आ जाती है, जो कि उसने इतनी मेहनत से कंट्रोल कर रखे थे। और यहाँ पर वो लेडी कहती कि अच्छा नहीं है, मेरी स्पिरिचुअल क्लोन इंजर्ड हो चुकी है और मैं इस पॉल्यूशन को ज्यादा देर तक सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और बिना किसी हेजिटेशन के वो अपने स्पिरिचुअल क्लोन्स को वाइड के थ्रू फ्लाई करके वहां से निकल भागती अपने ट्रू नेस्ट की तरफ, क्योंकि यार उसे पता था कि मैं यहाँ पर रुकी तो यार मुझे बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचने वाला है। वो वहां पे डर से कांप कर भागने लगती है। इसके साथ यहाँ पर वो कहती है कि लू फेंग, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने पावरफुल मेंटल सीक्रेट टेक्निक को पोजेस करोगे, मैं यहाँ पे बहुत ही सफर ली हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जरूर आऊंगी तुमसे अपना बदला लेने के लिए। वो वहां से निकल जाती है। अब देखो स्पिरिचुअल क्लोन्स की जो अटैकिंग और रिट्रीटिंग पावर्स होती है ना, वो फिजिकल बॉडी से काफी ज्यादा फास्ट होती है, मतलब क्या सकते हो बहुत ज्यादा फास्ट। आप देखे होंगे कि कैसे सारे स्पिरिचुअल फॉर्म्स कितने स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। वहां पे लू फेंग के पास बेयरली दूसरा टाइम होता है कि वो अपने ली वन टेक्निक को फिर से परफॉर्म कर सके। अगर यहाँ पे लू फेंग फिर से अपने ली वन टेक्निक को परफॉर्म करना ना, बंदी की यार बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जाने वाली थी। मैं सच कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 2-3 बार लू फेंग करता तो उसकी नेस्ट इतनी अनस्टेबल हो जाती कि वो फिर से उसको स्टेबल कर ही नहीं पाती, लेकिन वो वहां पे टाइम रहते भाग चुकी होती है और वो वहां पे भाग चुकी होती है। इसके साथ लू फेंग फाइनली अपने सांस लेता है। लू फेंग कहता कि ये प्योर सोल क्लोन तो सच में काफी स्पीड से भागती है। जिसके साथ में बगल में चैंकिंग टावर मास्टर को दिखाया जाता है, जिस बंदे की आंखें फटी की फटी रह जाती है, मतलब कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता है जो कि अभी सामने हुआ होता है। और वो वहां पे विश्वास मतलब अंधविश्वास से कहते, मतलब उसको डिसबिलीव हो रहा था कि यार आखिरकार तुमने लॉर्ड ऑफ इंसेक्ट नेस्ट को हरा कैसे दिया। उसकी आवाज में साफ साफ हम देख पा रहे थे कि उसे खुद विश्वास नहीं हो रहा था। जब उसने लू फेंग को इनवाइट किया था तो उसने सिर्फ ये आशा की थी कि लू फेंग अपने प्री अरेंज फॉर्मेशन डिफेंसिव फॉर्मेशंस को यूज करके सिर्फ थोड़ा सा टाइम को बाय कर पाएगा। उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि असल में लू फेंग कभी भी इतना पावरफुल हो पाएगा कि वो इंसेक्ट नेस्ट के लॉर्ड को हरा पाएगा। आफ्टर ऑल लॉर्ड ऑफ इंसेक्ट नेस्ट को एक ऑर्डिनरी एल्डर्स नहीं था, 3 ग्रैंड हॉल्स ऑफ यूनान सिटी, जिसमें से इंसेक्ट नेस्ट मास्टर, लॉर्ड ऑफ ग्यूफेंग और एल्डर जिंगिंग आते हैं। वो एक टॉप टायर फिगर्स में कंसीडर किए जाते हैं। उनके स्ट्रेंथ किसी रेगुलर गॉड एम्पर से काफी ज्यादा होती है। मोस्ट एल्डर्स जो कि इन सब लेट स्टेज गॉड एम्पर डॉल लेवल तक चले जाते हैं, वो भी इसका सामना नहीं कर सकते हैं। इंसेक्ट नेस्ट मास्टर लॉर्ड ऑफ ग्यूफेंग, उन्होंने कंप्लीटली 2 डिफरेंट कंप्रीहेंशन डॉल्स को मास्टर कर रखा था, जिसके कारण वो किसी ऑर्डिनरी गॉड एम्पर से काफी ज्यादा पावरफुल थे। मान लो परफेक्शन और परफेक्शन दोनों रहेंगे, तो उन सब के बावजूद भी इंसेक्ट नेस्ट मास्टर अपने दूसरे वाले परफेक्शन नॉर्मल ऑर्डिनरी परफेक्शन गॉड एम्पर से काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, इतना कि वो बंदा अपनी नेक्स्ट वाली क्वीन से टकराने से भी डरेगा। लेकिन यहाँ पर लू फेंग ने उन तीनों में से एक बंदे को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया था। लेकिन यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा सीरियस होता है। लू फेंग के लिए घंटा ये कुछ नहीं था, क्योंकि अभी जो था ना वो एक सोल की फ्रैगमेंट्स थी, उसके बारे में तो बात करना ही
गलत बात है, ऐसा तो करना नहीं चाहिए जब तक कि लूफेंग उसके ट्रू फॉर्म को हरा न दे, जिसके साथ लूफेंग की एक्सप्रेशन सीरियस हो जाती है और लूफेंग क्या था कि रियल प्रॉब्लम तो उसकी ट्रू बॉडी होने वाली है। लॉर्ड ऑफ इंसेक्टनेस के पास मल्टीपल सीक्रेट ट्रेस होने वाली है, अगर वो अपने फुल पावर्स में यहाँ पे अटैक की तो ये कंप्लीटली डिफरेंट सिनारियो हो जाएगा, जिसके साथ हमें मैसिव इंसेक्ट नेस्ट का अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इंसेक्ट नेस्ट मास्टर की स्पिरिचुअल क्लोन फाइनली अपने नेस्ट के अंदर आ गई होती है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से होती क्योंकि लूफेंग के स्ट्राइक काफ़ी ज़्यादा उसे हार्म कर चुकी, तो लूफेंग को डैम यू कहते हुए कहती कि डैम यू लूफेंग। अब यहाँ पे उसे भी मतलब लूफेंग को भी अंदाजा नहीं होता कि आखिरकार लूफेंग ने खुद इस इंसेक्ट नेस्ट के क्वीन को कितना ज़्यादा हार्म कर रखा है, वो सिर्फ इंसेक्ट नेस्ट के क्वीन को ही पता होता है, मतलब लूफेंग को ये पता नहीं होता कि उसने उसके साथ क्या कर रखा है। और बताया जाता है कि यहाँ पर उसकी वजह से उसकी जो नेस्ट डिस्ट्रॉय होती ना, तो उसकी पॉल्यूशन फिर से बहुत ज़्यादा फैलना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है। और यहाँ पर वो कहती है कि सबसे पहले मुझे अपने इसी पॉल्यूशंस को फिर से स्टेबलाइज करना होगा। उसके पास टाइम नहीं होता कि वो रेवेंस ले सके, उसके पास किसी और चीज को डील करने के लिए टाइम नहीं होता। उसकी अभी सबसे मेन प्रायोरिटी होती कि उसे अपने इंसेक्ट नेस्ट को फिर से स्टेबलाइज करना होगा उससे पहले कि वो कोलैप्स हो जाए। मतलब कि यहाँ पे अभी लूफिंग के पास काफी ज्यादा टाइम होने वाला है कि वो अपने आप को और भी स्ट्रांग बना सके। मुझे नहीं लगता कि कुछ मतलब मैं ऐसे अंदाजा लगा रहा हूँ 100-200 एरास के बाद ही वहाँ पर अटैक करने के लिए आ सकती है, क्योंकि यार लूफेंग को भी नहीं पता होता। लूफेंग को लगता है कि उसने इसके पर अटैक किया है तो वो अगले ही दिन उस पर अटैक करने को आ जाएगी। लूफेंग को पता नहीं होता कि उसने कितना सीरियस डैमेज दे रखा है। लेकिन इंसेक्ट नेस्ट को हमने देखा कि उसके पास टाइम ही नहीं होता किसी और चीज को डील करने के लिए, क्योंकि उसकी पॉल्यूशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। अगर उसने स्टेबल नहीं किया तो यार समझ सकते हो ना क्या हाल होता है जब आपको माइंड पॉल्यूट हो जाता है। तो अभी लूफेंग के पास टाइम हो सकता है कि लूफेंग तब तक और पावरफुल बन जाए। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले कि क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय।